सेम प्रोसेस नॉर्मल। ठीक है, तो बताइए हमने पढ़ा कौन सी कॉस्टिंग के बारे में? सर्विस कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का अब वही कर रहा हूं, सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है जो वो अंडरटेकिंग यूज करती है जहां जनरल पब्लिक को क्या दी जाती है? सर्विसेज। क्या दी जाती है? तो जहां सर्विसेज दी जाती है वहां कॉस्ट निकालने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहां पर जो आपकी फी है वो 80,000 जो भी है, वो डिसाइड कैसे की गई है? वो इसकी हेल्प से डिसाइड की गई है। कौन से मेथड से? सर्विस कॉस्टिंग मेथड से। सब तरह की कॉस्ट ऐड की जाती, क्योंकि जैसे ही आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का सोचते हो तुम्हारे दिमाग में केवल और केवल एक ही चीज आती है, जो पढ़ाने वाले टीचर है उनका पैसा, बस। उसके अलावा तो कुछ नजर ही नहीं आता कि जो पढ़ा रहे हैं इनका पैसा, क्योंकि नजर वही आता है, जबकि अदर एक्सपेंसेस दुनिया भर के एडेड होते हैं। बिल्डिंग रेंट, समझ गए? एसी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी, रिसेप्शन पर बैठे हुए उनकी सैलरी, जो अदर डिपार्टमेंट है एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ये सब एक्यूमुलेट होकर के देन आपका कोर्स का कॉस्ट निकाला जाता है। उसमें प्रॉफिट ऐड करके कोर्स कितने में आपको दिया जाएगा वो डिसाइड होता है। एवं ही नहीं होता, और यदि कोई एवं ही करेगा तो या तो मर जाएगा, या तो इतना हैवी लॉस लगेगा कि वैसे ही मर जाएगा, या फिर वो इतनी हाई प्राइस रहेगा कि वो कोई आ ही नहीं पाएगा। तो बहुत सोच समझ करके ये प्राइस रखी जाती है, ऐसे ही नहीं रखी जाती। सोचा जाता है, समझा जाता है, सर्विस कॉस्टिंग देखी जाती है, देन ये निकाली जाती है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए पर यूनिट, उसके पीछे दुनिया भर की कैलकुलेशन छुपी हुई है, और देन फिर ये निकल करके आपसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिकवर किया जाता है। यही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। तो कोई आपसे बोले कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? भाई हमारी तरफ से तो वॉइस प्रॉपर है, बाकी के स्टूडेंट्स बताएं वॉइस ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारी तरफ से ओके है एकदम? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं वॉइस ठीक है? यस, बाकी जगह ठीक है। ओके, कितने मेथड हो गए अपने? नेक्स्ट लिखो, सिंगल कॉस्टिंग। सिंगल कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, इसमें नोट करेंगे। देखो पहले मैं बता दूं, इट इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज्ड इन दोज अंडरटेकिंग वेयर ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोला मैंने? ओनली, क्या बोला? सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल मार्बल इंडस्ट्री। क्या बोला मैंने? फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? नमक। ध्यान रखना, शुगर कहां चला गया? प्रोसेस। सॉल्ट कहां चला गया? तो सर ऐसा कैसे हो गया? तो मैं खुद जानता हूं, सॉल्ट में भी प्रोसेस मेथड यूज होता है, लेकिन जो मेन मेथड है वो कौन सा यूज होता है? सिंगल। मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूं, हर इंडस्ट्री में 10-10 अलग अलग मेथड लगाए जाते हैं, लेकिन जो मेन मेथड है उसके नाम से उस इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये मत सोचना कि सॉल्ट में प्रोसेस यूज नहीं होता, लेकिन यदि सॉल्ट का मेथड पूछा जाए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? सिंगल। और शुगर का पूछा जाए तो प्रोसेस। क्या बोला जाएगा? प्रोसेस। तो बताइए सिंगल कॉस्टिंग का एग्जांपल क्या बताया मैंने? मार्बल,
और क्या बताया? सॉल्ट। और बताएंगे ब्रिक, ईंट। एक है सीमेंट और है कोल, कोयला। क्या क्या एग्जांपल बोले? सीमेंट बोला मैंने, सॉल्ट बोला मैंने, मार्बल बोला मैंने, ब्रिक्स बोला और कोयला, कोल बोला मैंने। आपने सॉल्ट देखा अपने राजस्थान में? ये सॉल्ट कहां पर है? सांबर लेक। यदि वास्तव में आपने सांबर लेक देखी है तो किस कलर की है वो ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश कलर की है, व्हाइट नहीं है वो। व्हाइट नहीं है, आप सोचोगे बिल्कुल सफेद होगा, रेडिश कलर की है वो लेक। और उसको फिर साफ करके और फिर वो नमक बनाया जाता है। लेकिन ये जो नमक है सांबर वाला, ये खाने के काम में नहीं आता, ये गुड क्वालिटी का नमक नहीं, ये दूसरे कामों में लिया जाता है। तो इन इंडस्ट्रीज में कॉस्ट निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? सिंगल। कौन सा यूज करते हैं? सिंगल। नोट करेंगे, इट इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इट इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग which is used in those industry which is used in those industry where single product is produced, where single product is produced generally from natural resources, generally from natural resources। एग्जाम्पल लिखेंगे, मार्बल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? कहां पर है मार्बल? राजस्थान में, किशनगढ़ में है, मकराना में है। मकराना में तो गायब हो गया, सब कुछ निकाल लिया लोगों ने। किशनगढ़ में है, किशनगढ़ में एक जगह है, कभी मौका मिले तो जाना, डंपिंग यार्ड। कौन सी जगह है? टिकट है उसका। सर क्या खास बात है? यदि आप वहां पर चले गए और यदि आपने वहां पर फोटो क्लिक की, तो आप यदि अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये बोल दो ना कि मैं इस टाइम आइसलैंड में हूं, तो वो यकीन कर लेंगे। ऐसी फोटो आती है। वो वहां का वेस्ट है, लेकिन वो ऐसा फीलिंग देता है जैसे आप कहां पर हो अभी? आइसलैंड में। कौन सी जगह हो? और यदि बारिश के टाइम चले गए वहां पर, तो पक्का वो कंफर्म मान लेंगे कि आप कौन सी जगह बैठे हो? आइसलैंड में बैठे। ऐसा मतलब वहां का लुक आता है इस तरह का। डंपिंग यार्ड है वो जगह का नाम। ये प्री वेडिंग जो वाले हैं वो वहीं जाते हैं ठीक है। जो आपको लगता है ना भी यार कहां पर गए, ये लद्दाख पहुंच गए, ये कहां पहुंच गए, वो एक्चुअली में उस डंपिंग यार्ड में, उस कचरे में फोटो खिंचवा रहे होते हैं। कौन सी इंडस्ट्री बताई मैंने? मार्बल इंडस्ट्री। सेकंड लिखो, सॉल्ट इंडस्ट्री। सॉल्ट, एक तो क्या लिखा आपने? मार्बल। दूसरा क्या लिखा? थर्ड लिखो ब्रिक। ब्रिक, कोल, सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री। देखा? बताइए इन सब में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? क्या निकालने के लिए? कॉस्ट। कितने मेथड हो गए? 6। लास्ट मेथड लिखेंगे मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग।
मल्टीपल कॉस्टिंग बिल्कुल आसान. मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन दोज अंडरटेकिंग वेयर मोर देन कॉस्टिंग मोर देन वन टू और मोर मेथड्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट. इट इज कॉल्ड क्या? मल्टीपल कॉस्टिंग. और इस वर्ल्ड में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर कौन सा मेथड यूज ना हो? मल्टीपल. क्योंकि दो से ज्यादा मेथड तो हर जगह यूज होते ही होते हैं. तो लिखेंगे इट इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग. इट इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग it is the method of costing which is used in those industry where two or more methods are used. Two or more methods are used to calculate the cost. To calculate the cost. Two or more methods are used to calculate the cost. Example. Motor manufacturing industry. Motor manufacturing industry. एक और एग्जांपल लिखेंगे. साइकिल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. साइकिल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. और एक और नाम लिखेंगे टाइपराइटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सर इतना पुराना नाम टाइपराइटर अब तो यूज भी नहीं आता. आपके एग्जामिनर को याद है टाइपराइटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैं तो सारे के सारे एग्जाम्पल मॉडर्न दे सकता हूं बट जो आपके एग्जामिनर को याद है और जो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो इनसे हो सकते हैं. इस कारण से मैं हर कोई एग्जाम्पल कोड नहीं कर सकता. मुझे वही एग्जाम्पल कोड करने पड़ते हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है. समझे? तो बताइए टोटल कितने मेथड हो गए? फर्स्ट मेथड का नाम क्या था? सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में एक बार वापस बता देता हूं. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में मैंने क्या बताया था? इट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग. क्या बताया था? यूज्ड इन दोज इंडस्ट्री. यूज्ड इन मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन दोज इंडस्ट्री वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द. बस ये लाइन बोली जहां पर जनरल पब्लिक को क्या दी जाती है? वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द जनरल पब्लिक. और एग्जांपल ये बताए कि ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, होटल हॉस्पिटल में है, सिनेमा हॉल में है, वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में है, स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट. इन सब में कौन से मेथड को यूज किया जाता है? सर्विस कॉस्टिंग को या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. ठीक है, मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन आंसर दें. रेडीमेड गारमेंट में कौन सा मेथड यूज लिया जाता है? रेडीमेड गारमेंट में कौन सा मेथड यूज लिया जाता है? बैच कॉस्टिंग लिया जाता है. नेट कहीं से चलाते हैं? ये है. अच्छा जी. और कपड़े में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? प्रोसेस कॉस्ट. सीमेंट में कौन सा यूज किया जाता है?
मल्टीपल कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग? सिंगल कॉस्टिंग। कोयले में सिंगल कॉस्टिंग। देखते हैं अभी कितना याद है। जिसे पूछा जाए वही बताए ताकि उसे पीटा जा सके। हर कोई नहीं बताए। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट में बैठे बैठे सर्विस कॉस्ट। पावर में सर्विस कॉस्ट। होटल में सर्विस कॉस्ट। हॉस्पिटल में ताजा ताजा याद है। स्टील में प्रोसेस कॉस्टिंग। कोयल में सिंगल कॉस्टिंग। बाइसिकल में मल्टीपल कॉस्ट। इधर बच्चे नाराज हो रहे हैं, हमसे पूछ क्यों नहीं रहे। ब्रिज में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इंटीरियर में एडवर्टीजमेंट में एडवर्टीजमेंट में जॉब कॉस्टिंग लिखवाया हुआ है भाई। फर्नीचर में होता है जॉब कॉस्टिंग, कस्टमर के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पर बनता है। ब्रिक में सिंगल कॉस्टिंग। क्या होता है? सिंगल कॉस्टिंग। याद हुआ कुछ? तो एग्जाम में 5 नंबर के लिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्या नाम लिखा हुआ बताइए? स्टेट द, और आगे क्या लिखा हुआ है? तो सर ये क्या चीज है? तो मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड होता है जिसका नाम है कॉस्ट यूनिट। क्या वर्ड होता है? तो सर ये क्या होता है? कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है कि कॉस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जिस डेटा की जरूरत होती है उसे हम कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। वापस से सुनो, कॉस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जिस डेटा की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे मिल्क को किसमें मेजर करते हैं? लीटर के कितने रुपए। कपड़े को मीटर। कपड़े को ऐसे थोड़ी बोलेंगे 2 लीटर कपड़ा दे देना। कपड़े को क्या बोलेंगे? मीटर। तो आपको कॉस्ट यूनिट भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो जैसे मैं आपसे पूछूं बस का कॉस्ट यूनिट क्या होगा? बस का कॉस्ट यूनिट क्या होगा? पर किलोमीटर। तो ध्यान रखिए, बस में डबल कॉस्ट यूनिट चाहिए। कितने चाहिए? यदि आप में से कोई सिटी बस में आता हो तो उसको मालूम होगा कि जब भी आप बस में बैठते हैं तो कंडक्टर 2 क्वेश्चन करता है। कितने क्वेश्चन? एक तो क्या पूछता है? कहां जाना है, और एक कितने जने हो। वेरी गुड, इसका मतलब पक्का बस में बैठ के आते हैं। तो उसमें कॉस्ट यूनिट होता है पर पैसेंजर पर किलोमीटर। क्या बोला मैंने? एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर को ले जाने का खर्चा। क्या बोला मैंने? एक पैसेंजर का। ये किसका कॉस्ट यूनिट बताया मैंने? बस का। एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का। ट्रक का क्या होगा? ट्रक का क्या होगा? ट्रक का होगा 1 टन का 1 किलोमीटर का। क्या बोला मैंने? 1 टन का 1 किलोमीटर का। एक तो मैंने बस बताया, एक मैंने क्या बताया? ट्रक। एरोप्लेन में क्या होगा कॉस्ट यूनिट? इसका तो मैंने कॉस्ट यूनिट बताया पैसेंजर किलोमीटर। इसका मैंने कॉस्ट यूनिट बनाया टन किलोमीटर। 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा। एरोप्लेन का क्या होगा? है पर पैसेंजर पर मंथ, मतलब माइल्स। कोई आदमी कहेगा 4 किलोमीटर का बना देना एक बार। और आवर्स टाइम पूरा हो गया तुम्हारा, आधा घंटे का। फेंको इसको।
तो उसमें पर पैसेंजर नहीं होता, उसमें होता है पर पैसेंजर पर सीट या पर फ्लाइट। एक पैसेंजर का, एक फ्लाइट का या एक सीट का। एरोप्लेन में खड़े होके ट्रैवल कर सकते हैं क्या? बस की तरह। जो भी आदमी टिकट लेगा उसे डेफिनेटली क्या मिलेगी? सीट मिलेगी। तो वहां पर कॉस्ट यूनिट क्या होता है? एक पैसेंजर का एक सीट का या एक पैसेंजर का एक फ्लाइट का। सिनेमा हॉल में क्या होता है? पर पैसेंजर थोड़ी होता है, पर पर्सन पर सीट। एक पैसेंजर का एक सीट का। समझे क्या? कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होगा? पर स्टूडेंट पर सीट। पर कोर्स होता है, क्या होता है? पर कोर्स होता है या पर स्टूडेंट पर मंथ होता है, अलग अलग होता है। जैसे स्कूल में तो क्या होता है? एक स्टूडेंट का एक महीने का। कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है? एक स्टूडेंट का एक कोर्स का। तो इस तरह से ये क्या चलती है? कॉस्ट यूनिट। जहां पर डबल होती है उसे हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब किसी डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। क्या बोलते हैं? जैसे कि हमने देखा बस के अंदर, फिर हमने देखा ट्रक के अंदर, फिर हमने देखा किसमें? एरोप्लेन के अंदर। तो यहां पर डबल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। स्लो रेस्पॉन्स है इसका। ओके, देन आप एक नई चीज की हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हेडिंग लगाई आपने? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ओके, हेडिंग लगा ली? क्या लगाई बताओ हेडिंग? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट। कई तरह से हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट। ये किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहा हूं मैं? कॉस्ट का। किसके बेसिस पर बता रहा हूं मैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। कॉस्ट कितने तरह की होती है? तो एक तो होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, एक तो क्या होता है? एक क्या होता है? और एक होता है एक्सपेंसेस। क्या होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कॉस्ट कितनी तरह की होती है? तीन। एक तो क्या बोला मैंने? मटेरियल। एक क्या बोला? लेबर। एक क्या बोला? मटेरियल के फर्दर क्लासिफिकेशन है दो। एक तो है डायरेक्ट मटेरियल और एक है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक तो कौन सा मटेरियल है? डायरेक्ट। और एक कौन सा मटेरियल है? देन ये क्या लिखा हुआ है? लेबर भी कितने तरह का? एक तो डायरेक्ट और एक कौन सा है? इनडायरेक्ट। और ये क्या है? एक्सपेंसेस। ये भी कितने तरह का है? दो। बोलो कौन कौन सा? डायरेक्ट एंड। तो बताइए ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट या नेचर कॉस्ट कितनी तरह की है? कौन कौन सा है बताओ? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। हर में कितने पार्ट है? दो दो। कौन कौन से दो दो? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। देन आगे बात आती है कि सर डायरेक्ट
डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, तीनों डायरेक्ट है। इन तीनों को कंबाइंडली हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? तो कोई आपसे बोले प्राइम कॉस्ट किन किन का टोटल है, तो क्या जवाब दोगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड का टोटल क्या बोला जाता है? प्राइम कॉस्ट। अभी हम बताएंगे डायरेक्ट मटेरियल होता क्या है, अभी आगे बात करेंगे। और ये जो इनडायरेक्ट 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 है, कौन सा वाला पार्ट? इनडायरेक्ट वाला पार्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? ओवरहेड। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। तो बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कितने तरह के हो गए? तीन। कौन कौन से हो गए? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। हर में कितने पार्ट हो गए? तीन। दो। कौन कौन से हो गए? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट वालों को क्या बोलेंगे? और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वालों को, इसे कॉपी करें। ओवरहेड को शॉर्ट में ओ स्लैश एच बोलते हैं, जैसे अकाउंट को ए स्लैश सी बोलते हैं ना, वैसे इसका शॉर्ट में नाम है ओ स्लैश एच। कॉपी हो गया? बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कितने टाइप बताए मैंने? कौन कौन से? तीन। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और मटेरियल के दो पार्ट किए, लेबर के दो पार्ट किए। मटेरियल डायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल को हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट 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 के टोटल को हम क्या बोलते हैं? और ओवरहेड के तीन पार्ट है। ओवरहेड के कितने पार्ट है? प्राइम के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। ओवरहेड के तीन पार्ट कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मुझे बताइए, ओवरहेड है ना, कौन सी चीज? ओवरहेड। उसके हम कितने पार्ट करेंगे? तीन। कौन कौन से तीन पार्ट? प्रोडक्शन ओवरहेड, आगे क्या? तो ये देखिए, ये ओवरहेड के तीन पार्ट कर रहा हूं मैं। नंबर वन क्या लिखा मैंने? प्रोडक्शन ओवरहेड। कौन सा ओवरहेड? प्रोडक्शन ओवरहेड। लेकिन इस प्रोडक्शन ओवरहेड के तीन नाम और हैं। कितने नाम? हाँ, प्लूरल है खूब सारे इसके, दुनिया भर के। तो सर तीन नाम कौन कौन से हैं? तो इसका एक नाम और है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या नाम है? प्रोडक्शन ओवरहेड का एक और नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो सर एक नाम और क्या है? वर्क ओवरहेड। क्या नाम है? वर्क ओवरहेड। तो सर एक नाम और कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये अभी एक ही ओवरहेड हुआ है। जो सेकंड ओवरहेड है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या नाम है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और जो थर्ड और लास्ट है उसका नाम क्या बताओ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, किसका क्लासिफिकेशन पढ़ा? कॉस्ट का। उसमें 3 पार्ट क्या क्या देखे? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। हर में 2 पार्ट देखे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को जोड़ने पर क्या आया? प्राइस। इनडायरेक्ट को ऐड करने पर ओवरहेड। ओवरहेड कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड। अब कहानी सुनो। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल था। सर ये क्या होता है? तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो फिनिश गुड्स के अंदर मौजूद होता है, जिसकी आइडेंटिटी को फिनिश गुड्स में आसानी से पहचाना जा सकता है। कौन सा मटेरियल? जैसे बिस्किट इंडस्ट्री में, कौन सी इंडस्ट्री में? बिस्किट बनाने में क्या क्या लगता है? आटा लगता है, शुगर लगती है, ऑयल लगता है। कितने एलिमेंट हो गए? ये कौन सा मटेरियल है? डायरेक्ट मटेरियल है। आप इन्हें खाकर या देखकर पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते कि इसमें आटा है, शक्कर है? अरे पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? ये बात अलग है कि शक्कर दिखती नहीं है, लेकिन खाके तो पता लगा ही सकते हो कि शक्कर है। तो ये कौन से मटेरियल है बताओ? डायरेक्ट, जो कि फिनिश गुड्स के अंदर मौजूद होते हैं और इनकी आइडेंटिटी को इजीली पहचाना जा सकता है। ये है। दूसरे कौन से मटेरियल है? इनडायरेक्ट, ऐसे मटेरियल जो फिनिश गुड्स के अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन उसको बनाने में और उसको बेचने में हेल्पफुल होते हैं। क्या करने में? तो सर जैसे फॉर एग्जांपल मशीनों पर लगने वाला ग्रीस। क्या बोला मैंने? मशीनों को साफ करने के कपड़े और रुई, ये कौन सा मटेरियल है? इनडायरेक्ट। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल, कौन सा मटेरियल? इसके अलावा पैम्पलेट, ब्रोशर, स्टेशनरी आइटम, ये सारे के सारे कौन से मटेरियल है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल की हेल्प से प्रोडक्ट आसानी से बन पाता है और बिक पाता है। कौन से मटेरियल की हेल्प से? ग्रीस और ऑयल बिस्किट के अंदर आता है क्या? अंदर आता है क्या? बिस्किट के अंदर खा के देखा ग्रीस है अंदर? ग्रीस हेल्पफुल होता है मशीन को स्मूथली चलाने के लिए। बताइए कौन सा मटेरियल है वो? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल कितने तरह के हो गए? कौन कौन से? एक तो कौन सा मटेरियल? एक कौन सा? कौन अंदर मौजूद होता है? कौन बनाने और बेचने में हेल्पफुल होता है? सर स्टेशनरी क्या काम आती है? अरे हिसाब किताब जोड़ने की, कितने बने, कितने बिके, बेचने का बिल, ये स्टेशनरी। कार्बन कॉपी, पेपर रिम, ये कौन से मटेरियल है? इनडायरेक्ट। पैम्पलेट हो गए, ब्रोशर हो गए, पैकिंग मटेरियल हो गए, ये कौन से मटेरियल है? इनडायरेक्ट। कौन से? अब बात आती है लेबर की। लेबर भी कितनी तरह के? कौन कौन से? तो सर डायरेक्ट लेबर क्या होता है? तो वो लेबर का पेमेंट जो मशीनों पर काम करता है। किस पर काम करता है? और रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है? फिनिश गुड्स। तो मशीनों पर काम करने वाला लेबर का पेमेंट कौन सा लेबर माना जाता है? डायरेक्ट लेबर। कौन सा? जो किस पर काम करते हैं? मशीन पर। और किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? रॉ मटेरियल को। दूसरा कौन सा है? सर ये क्या होते हैं? तो ये बनवाने में और बिकवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो सर जैसे जैसे चौकीदार की सैलरी, किसकी सैलरी? स्वीपर की सैलरी, मार्केटिंग पर्सन की सैलरी, क्लर्क की सैलरी, कैशियर की सैलरी, ये सब कौन सा लेबर है? इनडायरेक्ट लेबर है। कौन सा लेबर है? जैसे कोचिंग इंडस्ट्री है, आप रॉ मटेरियल हो, हमें आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, मैं आप लोगों पर काम कर रहा हूं, मेरी तनख्वाह क्या होगी? क्या होगी? लेकिन अभी अभी क्लास शुरू होने से पहले एक आदमी आया, क्लास शुरू करके गया, वो उसकी सैलरी क्या होगी? इनडायरेक्ट लेबर। हेल्पफुल तो है, लेकिन सीधा रॉ मटेरियल पर काम करने वाले आदमियों की सैलरी क्या होती है? डायरेक्ट लेबर। और उनकी क्या होती है? इनडायरेक्ट लेबर। रिसेप्शन पर बैठे हुए उनकी सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। अरे क्लियर है? कितने तरह के लेबर हो गए? कौन कौन से?
ये कभी मत सोचना कि डायरेक्ट वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, इनडायरेक्ट वाले फालतू होते हैं, दोनों ही काम के होते हैं। ऐसा कभी भी मत सोचना डायरेक्ट मटेरियल काम का होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल बकवास होता है, बेकार होता है। दोनों ही काम के होते हैं। केवल उनके होने से भी कोई नहीं होगा और केवल हमारे होने से भी कुछ भी नहीं होगा। दोनों ही चाहिए, डायरेक्ट भी चाहिए और इनडायरेक्ट भी चाहिए। थर्ड और लास्ट क्या बचा बताओ? क्या हुआ? एक्सपेंसेस। कितने टाइप के? कौन कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? तो डेफिनेशन बड़ी आसान है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, जो डायरेक्ट लेबर नहीं है। क्या क्या नहीं है? डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, फिर भी सीधा प्रोडक्शन के साथ और सेल के साथ लिंकअप करते हैं। इसके साथ लिंकअप करते हैं, यानी प्रोडक्शन बढ़ने पर प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं, प्रोडक्शन कम होने पर प्रोपोर्शनेटली कम होते हैं। बताइए उन्हें हम कौन से एक्सपेंसेस कहते हैं? तो सर जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मशीन किराए पर लाए, क्या लाए? और उस मशीन को इस तरह से किराए पर लाए कि मशीन देने वाला ये बोलता है 1 यूनिट बनाने का 1 रुपए लूंगा, 2 यूनिट बनाने का 2 रुपए लूंगा, 100 यूनिट बनाने का 100 रुपए लूंगा। तो जितनी ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा रेंट देना। बताइए कौन सा खर्चा है वो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने कोई रॉयल्टी पर कुछ फॉर्मूला लेके आए और उस फॉर्मूले में ये शर्त थी कि 1 यूनिट बनाओगे तो 1 रुपए देना पड़ेगा, 2 बनाओगे तो 2 रुपए देने पड़ेंगे। बताइए कौन से एक्सपेंसेस है? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़कर अब भी ऐसा कोई खर्चा हो जो सीधा प्रोडक्शन और सेल के साथ डायरेक्टली लिंकअप करता हो, प्रोडक्शन और सेल बढ़ने पर प्रोपोर्शनेटली बढ़ता हो और कम होने पर प्रोपोर्शनेटली कम। कौन सा एक्सपेंसेज है? और इनडायरेक्ट का मतलब क्या कि इन 5 को छोड़कर अब भी कोई बचा रह जाए तो वो कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट। तो सर इनडायरेक्ट में क्या आएंगे? तो इनडायरेक्ट में खूब सारे आते हैं। तो सर कौन से? कॉमन लाइटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? कॉमन जो लाइट लग रही है उसका खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही, ठीक है ना? वो खर्चे कहीं पर भी सीधे लिंकअप नहीं करते, उन्हें हम कौन से एक्सपेंसेस कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कितने तरह के एक्सपेंसेस हो गए बताओ? डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड क्या बताया? डायरेक्ट लेबर, और क्या बताया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को ऐड करने पर क्या आता है? प्राइम। और इनडायरेक्ट 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 को ऐड करने पर क्या आता है? ओवरहेड। और ओवरहेड कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से ओवरहेड होते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड, सेकंड क्या बताया? एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड क्या बताया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो एक बार नोट करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में लिखेंगे मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन द फिनिश गुड्स। मटेरियल विच आर material which are present in the finished good and easily identified in the product, easily identified in the product, easily identified in the product are called direct material, are called direct material. Example, बताओ एग्जाम्पल में। इन एग्जाम्पल में लिखेंगे इन बिस्किट इंडस्ट्री, इन बिस्किट इंडस्ट्री डायरेक्ट मटेरियल आर। बताइए क्या क्या होंगे इन बिस्किट इंडस्ट्री डायरेक्ट मटेरियल? व्हीट की जगह आटा लिखवा, फ्लोर, और क्या होगा? शुगर एंड ऑयल। फ्लोर हो गया,
शुगर हो गई, और क्या होगा, ऑयल। ये कौन से मटेरियल है? जैसे आप घर में चपाती बनाते हो, क्या बनाते हो? तो डायरेक्ट मटेरियल क्या क्या हो गया? आटा हो गया, नमक हो गया, और पानी हो गया। पानी को भी ले लो, कौन सा मटेरियल है ये? डायरेक्ट। कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल है। अरे क्लियर है? इजीली क्या हो सकता है? आइडेंटिफाई। क्या हो सकता है? क्लियर है? सब्जी बना रहे हो, मटर पनीर, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या क्या हो गया? पनीर हो गया, मटर हो गया, मसाले हो गए, तेल हो गया। कौन सा मटेरियल है? डायरेक्ट। क्या हो गया? डायरेक्ट। लेकिन आपने देखा कि उसके अंदर कोई मक्खी भी गिरी हुई थी। क्या गिरी हुई थी? तो आप तुरंत अपनी मदर को बोलोगे ये इनडायरेक्ट मटेरियल कहां से आ गया? कौन सा मटेरियल? हमने तो डायरेक्ट ही बोला था, ये इनडायरेक्ट कहां से आ गया? तो ये हमने कौन से मटेरियल की बात की? डायरेक्ट मटेरियल, जिसको आप इजीली क्या कह सकते हैं? आइडेंटिफाई। किसमें से? फिनिश्ड प्रोडक्ट में से। किसमें से? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में से। ठीक है, अगला लिखो इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, और इसमें लिखोगे मटेरियल which is helpful in production. Material which is helpful in production and selling of finished goods. Helpful in production and selling of finished goods. Example बताओ, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? ग्रीस, लुब्रिकेंट, ग्रीस, लुब्रिकेंट, कॉटन, कॉटन्स, कॉमा, इसके अलावा लिखो स्टेशनरी, फिर लिखो पैकिंग मटेरियल, पैम्पलेट, ब्रोशर। बताइए ये सारे के सारे कौन से प्रोडक्ट हैं? कौन से मटेरियल है? इनडायरेक्ट, इंटरमीडिएट है ना। हाँ। तो हमने कौन कौन से मटेरियल बताए बताओ? एक तो कौन सा बताया? डायरेक्ट। एक कौन सा बताया? डायरेक्ट कहां पर होता है? फिनिश गुड्स के अंदर, और इजीली क्या किया जा सकता है? आइडेंटिफाई। और दूसरा कौन सा? ये फिनिश गुड्स के अंदर होता है क्या? लेकिन इसे इजीली क्या किया जा सकता है? आइडेंटिफाई। इसे इजीली प्रोडक्शन के साथ में और सेल के साथ में क्या किया जा सकता है? लिंकअप। ये बनाने में और बिकवाने में क्या होता है? हेल्पफुल। तो कितने तरह के मटेरियल बता दिए? दो। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। किसका क्लासिफिकेशन? किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या ऑन द बेसिस ऑफ? अच्छा, डायरेक्ट लेबर में क्या बताया था मैंने? वो वेजेस या वो लेबर जो किसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम कौन सा लेबर बोलते हैं? अच्छा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा वेजेज और एक पढ़ा होगा सैलरी। क्या फर्क है? वेजेस क्या होता है? नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है, लेकिन क्या डिफरेंस है? नहीं, वेजेस किसे दी जाती है? लेबर। और सैलरी? तो लेबर में और एम्प्लॉय में क्या फर्क है? तो फर्क है, लेबर की जो जॉब होती है वो होती है ब्लू कॉलर जॉब,
क्या होती है? और एम्प्लॉय की जो जॉब होती है वो होती है व्हाइट कॉलर जॉब। सर मतलब काम करने के बाद में यदि कॉलर पीछे से ब्लैक हो जाए तो उसे क्या भी दी जाती है? वेजेज। क्या दी जाती है? और कॉलर यदि साफ रहे तो उसे क्या दी जाती है? जैसे हमारी ब्लैक हो जाती है तो हमें क्या मिलती है? वेजेज। क्या मिलती है? वेजेज। वेजेज होती है एक्चुअली में ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए, जो मशीनों पर काम करते हैं ना, उन लोगों को क्या दी जाती है? वेजेज। और जो ऑफिस में बैठ करके पंखे के नीचे, एसी के नीचे काम करते हैं, उन्हें क्या दी जाती है? सैलरी। तो डायरेक्ट लेबर के अंदर किन पर्सन्स को पेमेंट किया जाता है? जो किस पर काम करते हैं? मशीन्स पर। ठीक है, यहां तक आप पढ़ के आना, आगे का अपन कल